हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स, तो देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट हम उसे कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइम टर्म किसने दिया था। ठीक है, एक कुहने साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया था। बर्जीलियस करके एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस, इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम बताया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे सुमनर, जेम्स सुमनर, इन्होंने फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम ईस्ट, जिसको जाइमेज कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला एंजाइम क्या था? दैट वाज द जाइमेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, सॉरी सुमनर नहीं, ये बुचनर हैं। दिस इज द बुचनर। फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, अब देखिए एंजाइम की स्टडी को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी। ओके, आप ध्यान दीजिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। अब ये भी हमने बताया। मोस्टली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। मोस्टली प्रोटीन्स, मतलब मोस्टली सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेप्ट सम न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में भी वो आरएनए एंजाइम्स होते हैं। आरएनए एंजाइम्स, तो वो आरएनए एंजाइम्स क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहला है राइबोजाइम, ठीक है, और दूसरा है राइबोन्यूक्लियस पी। राइबोन्यूक्लियस पी, तो ये दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड एंजाइम होते हैं, और उसमें भी आरएनए एंजाइम्स हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। राइबोजाइम में आप ये याद रखिएगा कि 23S आरएनए इन बैक्टीरिया। जब आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये राइबोसोम का सब यूनिट है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एक राइबोजाइम है। 23S आरएनए। ओके, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स लाइक द प्रोटीन्स, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कि हमने प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या बताया था। क्योंकि एंजाइम्स भी मोस्टली प्रोटीन होते हैं, तो ये भी किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। प्राइमरी प्रोटीन में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की लीनियर चेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी रिकॉल करिए, हमने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ये सारे बॉन्डिंग होती हैं। तो जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? फोल्डिंग्स होती हैं। ये हमने आपको पढ़ाया था। फोल्डिंग की वजह से ये जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपस में इतना फोल्ड कर जाते हैं कि यहाँ पे कुछ क्या बन जाते हैं? पॉकेट्स बन जाते हैं। तो जो एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उनमें फोल्डिंग की वजह से क्या बन जाते हैं? पॉकेट्स, या इनको हम क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी पॉकेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? एंजाइम का एक्टिव साइट, ध्यान से समझना है। एक्टिव साइट वो जगह है वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स,
सबस्ट्रेट बाइंड्स। तो एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। इसके अलावा एक और चीज़ एक्टिव साइट पे बाइंड करती है, वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑल्सो बाइंड एट एक्टिव साइट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कैसे बना? एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो एक्सेस फोल्डिंग की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं? पॉकेट्स बन जाते हैं या क्लेफ्ट बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और कौन कौन बाइंड कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एंजाइम्स, हमने अभी आपको बताया कि एंजाइम्स क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये कौन है? एंजाइम्स। आपके एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर क्या होता है? आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की एक खास बात है कि वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या है? मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, दे डिग्रेड और डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, लेबोरेटरी में अमोनिया का बनना। लेबोरेटरी में अमोनिया कैसे बनता है? हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया कैसे बनाया जाता है? आपने शायद पढ़ा होगा, N2+3 हाइड्रोजन शायद होता है, और क्या बनता है? अमोनिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना होता है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, और वो है आयरन। आयरन कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तब भी ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। जबकि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंजाइम्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। अब आपको पता होना चाहिए आर्कीबैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जनरल बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर सकते हैं, हाई सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं, मार्शी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मिथेनोजेंस हुआ। तो थर्मस एक्वेटिकस क्या है? ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस के अंदर एक डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज कहाँ यूज़ होता है? पीसीआर में यूज़ होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। जब हम लोग पीसीआर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, टैग का मतलब क्या है? टैग, टी, थर्मस से टी आया हुआ है, एक्वेटिकस से एक्यू आया है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, आर्की बैक्टीरिया से पॉलीमरेज निकाला जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या है? टैग पॉलीमरेज, जो 80 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है या उससे ज़्यादा टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है। तो एक्चुअली ये एंजाइम कैसा है?
ये एंजाइम थर्मल स्टेबिलिटी को शो करता है। थर्मल स्टेबिलिटी, ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाता है। इसके अलावा जो सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स, जो हॉट वेंट्स होते हैं, हॉट वेंट्स, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी थर्मल स्टेबिलिटी को शो करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी अभी हमने आपको बताया हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सल्फर स्प्रिंग, हॉट वेंट और आर्की बैक्टीरिया। हॉट वेंट क्या होता है? हॉट वेंट का फुल नेम है हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है? ये एक इकोसिस्टम है। ये एक इकोसिस्टम है जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड एट द फ्लोर ऑफ ओशियन। एट द फ्लोर ऑफ ओशियन, समुद्र के नीचे अंदर पाया जाता है, एकदम फ्लोर पे पाया जाता है। कैसे? आप देखेंगे जो ओशियन होता है, तो सपोज करिए ये ओशियन है, इसमें जो नीचे एकदम फ्लोर है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में, अब आप देखिए यहाँ पे दरारें नीचे तक गई हुई हैं, तो ये क्या है? अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। समझिएगा इसको, मैं हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट को बता रही हूँ। जब इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो यहाँ से पानी या वाटर जब अंदर जाता है तो ये वेपर बन के बहुत तेज़ी से ऊपर आता है। जब वाटर वेपर बन के ऊपर आता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक फॉग की तरह दिखता है या स्मोक की तरह दिखता है। और यहीं पे यहाँ पे एक इकोसिस्टम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। मतलब वो भी क्या शो करते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है, आपके एनसीईआरटी के इकोसिस्टम वाले चैप्टर में ये बात लिखी हुई है कि दिस इज़ द ओनली इकोसिस्टम, दिस इज़ ओनली इकोसिस्टम नॉट ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब ये केवल एक ऐसा इकोसिस्टम है, यही एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी से ड्राइवन नहीं होता है। दैट इज ड्राइवन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अभी अभी हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इफ़िशिएंटली वर्क कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर का एंजाइम्स थर्मल स्टेबिलिटी को शो कर सकता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया हुए, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हुए। तो हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है? एक इकोसिस्टम है जो कि सोलर एनर्जी से नहीं चलता, वो जियोकेमिकल एनर्जी से चलता है। दैट इज ड्राइवन बाय जियोकेमिकल एनर्जी। दिस इज द ओनली इकोसिस्टम। और ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड एट द फ्लोर ऑफ द ओशियन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं। एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्सो एंजाइम और दूसरा होता है एंडो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स का मतलब ये होता है दैट इज फंक्शनल आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर फंक्शनल होता है। जबकि ये क्या है? फंक्शनल इनसाइड द सेल। फंक्शनल इनसाइड द सेल।
जो सेल के अंदर फंक्शनल होता है। सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन हम लोगों का कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर एक ट्यूब में होता है। तो ऐसे एंजाइम जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, ये सब क्या हैं, एक्जो एंजाइम्स हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर फंक्शनल है उसको हम लोग कहते हैं एक्जो एंजाइम। एंडो एंजाइम मतलब फंक्शनल इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर फंक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है आपको पता है, मैट्रिक्स में होता है। सेकेंड ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सब एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंडो एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स है, मतलब एंजाइम्स दो तरीके के हैं, एक्सो और एंडो। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस दो तरीके के हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक होती है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस हम किसे कहेंगे, देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग नहीं होती है, नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा चीज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब केवल और केवल मैटर के स्टेट में चेंज है। जैसे समझने के लिए वाटर है, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं आइस है, किस में चेंज हो गया, वाटर। ये सॉलिड है, ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। और दूसरा क्या है, वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो ये क्या है, गैस है। क्या यहाँ पे कहीं बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग हुई है, वाटर ही है, स्टेट में चेंज हुआ है, मैटर के स्टेट में चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ है नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब जैसे मान लीजिए हमने आटा गूथा और उसकी रोटी बना दी, तो क्या हुआ, वहाँ पे स्टार्च टूट गया, स्टार्च वैसे का वैसा ही रहा। स्टार्च कहाँ टूटेगा, उसकी बॉन्डिंग कहाँ टूटेगी, स्टार्च में कौन सा बॉन्ड है, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, अमाइलेज। तो अमाइलेज कहाँ पे, आपके बॉडी के अंदर है। तो जब हमने रोटी बनाया या आटे से रोटी बनाया तो वहाँ पे कोई भी बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग नहीं हुई, मतलब शेप कुछ ऐसा था, हमने कुछ उसको चेंज कर दिया, केवल और केवल शेप में चेंज आया, चेंज इन द शेप, चेंज इन शेप। तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब यही होता है, दो चीज़ समझना है आपको, शेप में चेंज आ जाए लेकिन कोई भी बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, स्टेट मैटर, जो मैटर है उसके स्टेट में चेंज आए लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आइस है, वाटर में चेंज हो गया और ये वाटर वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम केमिकल प्रोसेस देखेंगे तो केमिकल प्रोसेस की सबसे खास बात यह है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल प्रोसेस हम उसे ही कहेंगे जहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग हो रही हो, बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग हो रही हो। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस, ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस।
जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, वहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है को सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट प्लस H2O, यही बनता है। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग हुई है ना, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस में क्या है, स्टार्च, मान लीजिए स्टार्च ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टार्च को आपने किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस। ओके, अब अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है दैट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, या इसको डेल पी डेल टी लिख सकते हैं। रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब क्या है, स्पीड है। एक टर्म आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेट और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, रेट और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। रेट कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। डायरेक्शन अगर दे दिया है तो हम उसको वेलोसिटी कहने लग जाएंगे, क्योंकि रेट एक स्केलर क्वांटिटी है, रेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट मतलब स्पीड, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड अगर हम यहाँ पे देखें, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी while velocity is a vector quantity. तो rate can be called as velocity when direction is specified. तो केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट। ओके, अब आप नेक्स्ट देखेंगे, रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on rate of reaction, effect of temperature on rate of reaction। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक जनरल थंब रूल है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो जो रेट होता है, रेट डबल्स, रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेम वही है कि टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देते हैं तो रेट हाफ हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वाइस वर्सा। जैसे सपोज करिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी रिएक्शन का रेट x है, ठीक है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, 2x, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, x/2, घट जाएगा ना, ठीक है। तो रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों को जो चीज़ें समझनी है, जैसे हमने जो छोटी छोटी बातें बताई वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे, उसे आपको समझ लेना है। एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन में फिजिकल प्रोसेस किसे कहेंगे, केमिकल प्रोसेस किसे कहेंगे। इसके अलावा रेट क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट, रेट टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होता है, रेट और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये सब लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल थंब रूल है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेट क्या हो जाएगा, डबल्स हो जाएगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप घटा देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कोई भी रिएक्शन, अगर ऐसा नहीं है कि वो कैटालिसिस के बिना नहीं, जो कैटलिस्ट के बिना नहीं होती है, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो कैटलिस्ट के बिना होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलाइज्ड रिएक्शन ये मच फास्टर होते हैं देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, तो कैटलिस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी तेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। हालांकि ये प्रोसेस कहाँ होती है, हमारी बॉडी में कहाँ होती है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर ये प्रोसेस होती है, और एक अगर ये प्रोसेस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये सबसे फास्टेस्ट नोन एंजाइम है, फास्टेस्ट नोन एंजाइम। फास्टेस्ट एंजाइम का मतलब क्या होता है कि पर सेकेंड में जिसका टर्नओवर नंबर सबसे ज़्यादा हो, पर सेकेंड में जिसका टर्नओवर नंबर सबसे ज़्यादा हो। और टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर नंबर का मतलब होता है एक सेकेंड में जितना प्रोडक्ट बनता है, एक सेकेंड में जितना प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्नओवर नंबर या प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर सेकेंड। तो देखिए सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ही बनाएंगे। ये विदाउट कैटलिस्ट भी ये रिएक्शन होता है, लेकिन अगर विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है, ध्यान से समझना है आपको, विदाउट एंजाइम, अगर विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन होता है तो केवल और केवल 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी पर आवर। एक घंटे में कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन विद एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तब ये कितना बनता है, 6 लाख पर मिनट, सेकेंड, पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 लाख प्रोडक्ट बनता है, मतलब इसका टर्नओवर 6 लाख है। और इसका टर्नओवर विदाउट एंजाइम के, इसका टर्नओवर 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर है। तो आप सोच सकते हैं कि एंजाइम ने इस रेट ऑफ रिएक्शन को कितना बढ़ा दिया, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स। तो कितना एंजाइम का जो वर्किंग, हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्किंग पैटर्न है कितना फास्ट है। विदाउट एंजाइम ये चीज़ें आपको डेटा याद रखना होगा, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। विद एंजाइम 6 लाख पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एंजाइम के इम्पॉर्टेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस है, आप देखेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या है, 2 पाइरुविक एसिड, 2 पाइरुविक एसिड। और ये कितने स्टेप्स में होता है ये प्रोसेस, 10 स्टेप्स, 10 एंजाइमेटिक प्रोसेस या 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। और ये स्टेप्स हम लोग आगे ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें समझना होगा कि रेट ऑफ
जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एब्सेंस में, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम्स के बारे में आगे। मॉडल ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर। ठीक है, एंजाइम के कितने मॉडल होते हैं, एंजाइम कैसा होता है, तो इसके लिए देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। देखिए लॉक एंड की मॉडल को दिया था एमिल फिशर ने, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल को दिया था डेनियल कोसलैंड ने। क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली, ये मॉडल कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एंजाइम प्रोटीन की तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकते हैं। जो टर्सरी फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है उनमें काफ़ी फोल्डिंग्स होती हैं। काफ़ी फोल्डिंग होने की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं ऐसे। जब ये पॉकेट, इस पॉकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट्स या क्लेफ्ट या क्रेविसेस, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट्स। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट्स। और एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एक्टिव साइट पे और क्या बाइंड करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये हम लोग इनहिबिशन पढ़ेंगे एंजाइम का, तो वहाँ पे देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि जो फिशर थे उन्होंने क्या बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर लाइक लॉक, ताले की तरह होते हैं, जबकि जो सबस्ट्रेट होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, की। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है। और सपोज करिए कि ये सबस्ट्रेट है, तो इन्होंने बताया कि एंजाइम लॉक की तरह होता है और जो सबस्ट्रेट है वो की तरह होता है, और सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। तो इसको यहाँ पे क्या है कि जो एक्टिव साइट का जो ये एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह होता है, सबस्ट्रेट की तरह होता है। सबस्ट्रेट जाके पूरी तरह से यहाँ पे फिट हो जाता है। और जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट रिजिड होता है, रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट जाके वहाँ पे क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ये एक्सेप्टेड मॉडल है। इसमें इन्होंने बताया, कोसलैंड ने बताया कि जो एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है। एक्टिव साइट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है और वहाँ पे सबस्ट्रेट जाके फिट होने के बाद उसके स्ट्रक्चर को मॉड्यूलेट कर देता है। तो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को मॉड्यूलेट कौन करता है, सबस्ट्रेट आफ्टर द बाइंडिंग। मतलब मान लीजिए ये एंजाइम कुछ ऐसा है और सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है, तो सबस्ट्रेट जाएगा एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, तो इस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, इंड्यूस करके इसको चेंज कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और फिर ये क्या बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये था हमारा एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। इन्होंने रिएक्शन किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ और कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, बाद में प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, वो रिएक्शन के बाद रीजनरेट हो जाते हैं और फिर वो एंजाइम सेम प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये है मॉडल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगला टॉपिक
अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। mechanism of action of enzyme, mechanism of action of enzyme। अब आप यहाँ पे ध्यान देना है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, कहाँ पे बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे, और आफ्टर बाइंडिंग उसके स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, वो मॉड्यूलेट कर देगा। फिर क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बन सकता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा। जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट या एनर्जी रिलीज होती हो, एनर्जी रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी तो वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, वहाँ पे आपको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस प्रोसेस में खुद ही एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कौन एंडोथर्मिक होती है, और एंजाइम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे सपोज करिए हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन प्रोग्रेस, और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ ये है रिएक्शन प्रोग्रेस और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्राफ को ध्यान से समझना है आपको। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है। पहले इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट। यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ध्यान से समझिए, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, जब ये, अब आप इसको समझिए पहले, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट। अच्छा, सबस्ट्रेट को यहाँ से क्यों लिया है? सबस्ट्रेट को यहाँ से लेने का मतलब ये है कि कोई भी सबस्ट्रेट है उसके पास मास होगा, तो अगर मास है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना है कि इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये है कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। अब जैसे हमारे पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, तो सबस्ट्रेट के पास, क्योंकि सबस्ट्रेट है कोई भी चीज़ है, जैसे आप कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, कॉफ़ी बनाने के दौरान आप क्या करते हैं कि पतीले में आप चीनी, पानी जो भी लेते हैं, दूध वगैरह, और उसको उबालने के लिए रख देते हैं, तो कॉफ़ी बन जाती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट। तो चीनी, पानी, मिल्क जो कुछ भी है वो सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट है तो उसके पास क्या है, मास है। मास है तो ऑब्वियसली उसके पास पहले से कुछ एनर्जी है। तो जो पहले से एनर्जी है, मान लीजिए सबस्ट्रेट के पास पहले से इतनी एनर्जी है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, कुछ भी लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं, रिएक्टेंट। तो सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी पहले से है, इतनी एनर्जी पहले से।
यहाँ से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबस्ट्रेट के पास पहले से जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी में से उसको अगर आप माइनस कर देंगे, अब जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब सबस्ट्रेट के पास जो पहले से एनर्जी है उसको अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हुआ? हमने बताया ये पूरा का पूरा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा। सबस्ट्रेट के पास पहले से इतनी एनर्जी है। ओके, तो अब जो एनर्जी जो आगे जिस एनर्जी की ज़रूरत है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? ये होगी। तो दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो कुछ तो इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी। जो इंटरमीडिएट स्टेज है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज, ट्रांजिशनल स्टेज ऐसा स्टेज होता है जो इंटरमीडिएट है, जहाँ पे एक ही साथ बॉन्ड की मेकिंग और ब्रेकिंग होती है, जो अनस्टेबल स्टेज होता है। ठीक है, तो अब हमें बात इतनी समझ में आ गई कि ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। अब मान लीजिए इसी सबस्ट्रेट को हम एंजाइम के साथ रखते हैं। जब इस सबस्ट्रेट को हम एंजाइम के साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है या हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा आता है। ग्राफ हमारा ऐसा आता है, या इसको आप थोड़ा सा और बेंड कर दीजिए। हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। क्या दिख रहा है आपको? ग्राफ में ये वाला क्या है? ये वाला जो ग्राफ है वो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम की प्रेजेंस में है। एंजाइम ने किया क्या? एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन को इसने फास्ट कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब अब इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी घट गई है। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये वाला ग्राफ में ये जो पोर्शन होगा ये दैट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो पहले आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सबस्ट्रेट के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो जो सबस्ट्रेट है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट कर देंगे, तो अब क्या होगा? जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें एक बात पता चली यहाँ से कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स ने क्या किया? एंजाइम्स क्या करते हैं? लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। फास्टन रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम की दो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं आगे इसको फिर से समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन किसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये हमारा है रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, और ये क्या है? दिस इज द पोटेंशियल
एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है और ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा प्रोडक्ट, तो दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बनाया, सब ये पूरा का पूरा क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद आप ध्यान देंगे सबस्ट्रेट के पास पहले से जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये कैसी प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। सपोज करिए कि सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए 30 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 30 जूल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, नए बॉन्ड बनने जा रहे हैं। तो जो बॉन्ड मेकिंग की प्रोसेस है, बॉन्ड सॉरी, मैं क्या बता रही थी, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन प्रोग्रेस है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। हमने सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में चेंज किया तो क्या हुआ, सबस्ट्रेट को पहले हम किस में ले जा रहे हैं, ट्रांजिशनल स्टेट में ले जा रहे हैं। जब ये ट्रांजिशनल स्टेट में हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये ट्रांजिशनल स्टेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितनी एनर्जी, सपोज करिए कि सबस्ट्रेट को ट्रांजिशनल स्टेट में ले जाने के लिए हमने 30 जूल एनर्जी दिया, ठीक है, 30 जूल एनर्जी। और जब ट्रांजिशनल स्टेट से प्रोडक्ट बना, जब ट्रांजिशनल स्टेट से प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, इसने एनर्जी रिलीज़ किया, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसने एनर्जी रिलीज़ किया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मेक, ये यहाँ पे नए बॉन्ड बनेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए नए बॉन्ड बनेंगे। और बॉन्ड मेकिंग की प्रोसेस क्या है, बॉन्ड मेकिंग की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब वो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो सपोज़ करिए कि यहाँ से हमने जो एनर्जी दिया वो 30 जूल है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो 10 जूल है, 10 जूल है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना है। इसने 10 ही जूल एनर्जी रिलीज़ करी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है उसने कितनी एनर्जी की रिलीज़ करी, 10 जूल। अब ये 10 जूल क्या होगा, फिर से ये 10 जूल जब हम अगेन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 20 जूल अलग से देना पड़ेगा, 20 जूल एनर्जी अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ने 10 ही जूल एनर्जी रिलीज़ करी है। तो यहाँ पे एनर्जी जब आपको अलग से देना पड़ेगा तो ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब किसी भी रिएक्शन में आप अलग से एनर्जी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अब आप एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी, एंथैल्पी को आप डेल एच या डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच की वैल्यू आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट ने केवल 10 जूल रिलीज़ किया है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिलीज़ इसने बस 10 ही जूल किया है, बाकी उसके पास सारी की सारी एनर्जी बची हुई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपको अलग से एनर्जी देनी पड़े। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए, जब हमने सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में चेंज किया तो यहाँ पे बॉन्ड टूटे, जब बॉन्ड टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ बॉन्ड टूटेंगे, हमने यहाँ पे इसको 30 जूल एनर्जी दिया, और उसके बाद जब यहाँ से ट्रांजिशनल स्टेट से प्रोडक्ट बनेंगे तो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। बॉन्ड मेकिंग की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन इसने केवल 10 जूल एनर्जी रिलीज़ किया। जब इसने 10 ही जूल एनर्जी रिलीज़ किया तो हमें सबस्ट्रेट को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ द 20 जूल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ने केवल 10 जूल एनर्जी रिलीज़ किया, तो उसके पास बाकी की एनर्जी बची हुई है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो एंथैल्पी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस सबस्ट्रेट। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे दूसरी प्रोसेस। मान लीजिए कोई रिएक्शन इस तरीके से, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये क्या हो गया, ये बताइए, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, सबस्ट्रेट की एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए सबस्ट्रेट, इसको आप ध्यान से समझेंगे, सबस्ट्रेट को हमने एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या ट्रांजिशनल स्टेट बनाने के लिए 30 जूल एनर्जी दी, लेकिन उसने एनर्जी रिलीज़ कितनी करी, 50 जूल कर दी। एनर्जी रिलीज़ कितनी करी, 50 जूल कर दी। तो एनर्जी रिलीज़ जो 50 जूल उन्होंने किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अलग से हमें सबस्ट्रेट को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को हमें कोई बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच में हमने अभी आपको बताया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा पी माइनस डेल्टा एस। प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है और सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ऐसी प्रोसेस, ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दिस इज़ द एंडोथर्मिक, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे प्रोडक्ट ने कम एनर्जी रिलीज़ करी, इसके पास बची हुई एनर्जी ज़्यादा है, तो जो रिलीज़ एनर्जी है उसी से रिएक्शन होना है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और प्रोडक्ट के पास बची एनर्जी ज़्यादा है, तो उसमें से सबस्ट्रेट की एनर्जी घटाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट ने एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर दी है, ठीक है, बची एनर्जी इसके पास कम है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिली हुई है, हमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन। या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो अपने आप चलते रहते हैं, उनमें हमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट के पास बची हुई एनर्जी कम है सबस्ट्रेट से। तो जब आप इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी को सबस्ट्रेट एनर्जी से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी में से सबस्ट्रेट की एनर्जी आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर। अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इस चीज को समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। 6 क्लासेस। एंजाइम्स को हम लोगों ने कितने क्लासेस में डिवाइड किया है, 6 क्लासेस। और ईच क्लास कंटेन्स 4 to 13 सब क्लासेस। 4 to 13 सब क्लासेस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जो 6 क्लासेस हैं एंजाइम के, उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक न्यूमोनिक में बता रही हूँ, ओथलील से याद रखना है आपको। ओथलील।
ओथिलील का मतलब पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऐसा नहीं कि आप इसको रैंडमली याद रखेंगे, आपको इसी तरह के सीक्वेंस में याद रखना है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एंजाइम का पहला क्लास क्या है, तीसरा क्लास क्या है, चौथा क्लास क्या है, ठीक है। तो पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसको एक और नाम देते हैं डीहाइड्रोजिनेजेस। दूसरा क्लास है ट्रांसफरेजेस। थर्ड क्लास है हाइड्रोलेजेस। फोर्थ क्लास है लाइजेस। ठीक है, देखिए 2L में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो जो लास्ट वाला L है वो लाइगेज है। आप समझ लीजिए कि एकदम अंतिम में क्या करना है, लाइगेज मतलब जोड़ना। तो जो लाइगेज है वो एकदम लास्ट में है। लाइजेस चौथा क्लास है। पांचवा क्लास है आइसोमरेजेस और छठवां क्लास है लाइगेजेस। तो एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। इन 6 को हम लोग पहले देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस। इसको समझने के लिए, ऐसे एंजाइम विच कैटेलाइज्ड redox रिएक्शन, अगर कोई एंजाइम रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, रिडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो ऐसे एंजाइम को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। मतलब एक सबस्ट्रेट, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन। मान लीजिए हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है, सबस्ट्रेट ये ऑक्सीडाइज्ड है और दूसरा S डैश है जो कि रिड्यूस्ड है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइज्ड है उसको रिड्यूस कर देगा, तो S रिड्यूस्ड हो जाएगा और S डैश क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो बहुत सारे NADS, डिहाइड्रोजिनेजेस, ऐसे बहुत सारे एंजाइम आते हैं जहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या करते हैं, कैटेलाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रुप। मतलब ऐसे एंजाइम जो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं अदर देन द हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये S एक सबस्ट्रेट है जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये S डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम आएगा, इस सबस्ट्रेट से ग्रुप को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, इस पे। तो ये कुछ ऐसे हो गया S डैश G, लेकिन वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दैट ग्रुप मस्ट नॉट बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस के बाद हाइड्रोलेजेस। ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब वाटर ऐड कराते हैं। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हैं। जैसे प्रोटीन्स जब बनी थी तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना था, वो कंडेंसेशन प्रोसेस थी। पेप्टाइड बॉन्ड का बनना कंडेंसेशन प्रोसेस थी। तो जब हम पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो पेप्टिडेजेस एंजाइम क्या है, हाइड्रोलेजेस। हमने स्टार्च बनाया, माल्टोज बनाया, सब में क्या बन रहा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना कैसी प्रोसेस थी, डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन थी। तो जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो वहाँ पे भी जो एंजाइम आएगा वो किस में आएगा, हाइड्रोलेजेस में आएगा। हमने याद करिए, रिकॉल करिए, जब हम लोग लिपिड पढ़ रहे थे तो हम लोग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना हुआ था, वहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। तो एस्टरेजेस एंजाइम जब वर्क करेगा तो वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएगा।
तो जितने भी एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेजेस, जैसे पेप्टिडेजेस, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ग्लाइकोसाइडेजेस, ठीक है, एस्टरेजेस, ये सब है। तो हाइड्रोलेजेस क्या कराएंगे, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो थर्ड क्लास था हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट है लाएजेस। लाएजेस लाएजेस क्या करते हैं, कैटालाइज नॉन हाइड्रोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। नॉन हाइड्रोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, लिविंग डबल बॉन्ड्स। तो कहने का मतलब ये ऐसा एंजाइम जो एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म कराता है, लिविंग डबल बॉन्ड, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ लाइक दिस वन, ये कार्बन कार्बन और इससे दो ग्रुप अटैच्ड हैं एक्स और वाई, और ये लाएजेस क्या कराएगा, लाएजेस यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होनी चाहिए, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो लाएजेस क्या है, दैट कैटेलाइज्ड नॉन हाइड्रोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लाएजेस के बाद क्या होने जा रहा है, आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस ऐसे एंजाइम जो आइसोमेराइजेशन कराते हैं, आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन क्या होता है, जैसे आप समझिए केवल और केवल यहाँ पे जो आइसोमर्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था ईपीमरेजेस, ईपीमर्स। ईपीमर्स क्या था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, इनमें हमने बताया था ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, केवल और केवल ग्रुप की पोजीशन। तो आइसोमेराइजेशन में क्या हो सकता है, पोजीशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, पोजीशनल आइसोमर हो सकते हैं। तो ईपीमर्स क्या है, ईपीमर्स क्या है, या ईपीमरेजेस एंजाइम क्या करेंगे, ईपीमर्स बनाएंगे। तो ग्लूकोज को अगर मैनोज में कन्वर्ट करना था तो वहाँ पे एक एंजाइम आया था ईपीमरेज, क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर्स हैं, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर हैं। तो वहाँ पे जो एंजाइम आएगा ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे केवल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ईपीमरेजेज हो गए। इसके अलावा हमने आपको बताया था एनोमर्स। तो एनोमरेजेस एंजाइम भी क्या है, आइसोमरेज में आएंगे, क्योंकि एनोमर्स क्या था, हमने आपको बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर हैं। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या था, OH नीचे, फर्स्ट कार्बन का OH नीचे है, और बीटा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर है। यहाँ पे भी केवल और केवल पोजीशन चेंज हो रही है ग्रुप की। तो ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो क्या होगा, एनोमरेजेस। ये भी आइसोमर हैं एक दूसरे के, ठीक है। कुछ और एंजाइम है जैसे म्यूटेजेस। म्यूटेजेस भी आइसोमरेज हैं। कैसे हैं, आप देखेंगे, आप जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करना है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है म्यूटेज। क्या समझते हैं आप इससे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ये नहीं है कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं। 3 क्या डिनोट करता है, फॉस्फेट की पोजीशन, और 2 क्या डिनोट करता है, फॉस्फेट की पोजीशन। मतलब 3 का मतलब ये है कि जो फॉस्फेट है वो 3rd कार्बन से अटैच्ड है। फॉस्फेट यहाँ पे 3rd कार्बन से अटैच्ड है और फॉस्फेट यहाँ पे 2nd कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या अंतर है, ग्रुप की पोजीशन। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो म्यूटेज होगा, बाकी स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेम है, आइसोमर ही है एक दूसरे के। यहाँ पे ग्रुप की पोजीशन चेंज है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन से और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप
सेकेंड कार्बन से। तो ये भी क्या है, आइसोमरेजेस है। और लास्ट जो है वो है लाइगेजेस। लाइगेजेस को एक और नाम देते हैं सिंथेटेजेस। ये क्या करते हैं, लिंकिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, लिंकिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। लाइक CO, CS, PN बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे बॉन्ड को आपस में जोड़ते हैं विद ब्रेकडाउन ऑफ ATP। ATP के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है उसी से वो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, दो बॉन्ड को आपस में जोड़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लाइगेजेस या सिंथेटेजेस। जब आप DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो DNA पॉलीमरेज है या DNA लाइगेज एंजाइम, वो लाइगेजेस में आता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या अंतर है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इफ़िशिएंटली वर्क करते हैं। कुछ थर्मल स्टेबल एंजाइम्स होते हैं, जैसे टैग पॉलीमरेज हैं। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट के एंजाइम्स हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट ओशियन के फ्लोर पे पाया जाने वाला एक इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी से नहीं चलता, जो जियोकेमिकल एनर्जी से चलता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर फंक्शनल होते हैं उसको हम एक्सो एंजाइम कहते हैं, जो सेल के अंदर फंक्शनल हैं उनको हम एंडो एंजाइम्स कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं होगा, केवल और केवल शेप में चेंज होगा और किसी मैटर के स्टेट में चेंज होगा, जैसे आइस वाटर में, वाटर वाटर वेपर में, ठीक है। जबकि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों होता है। ओके, हम लोगों ने देखा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, दैट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है। कैटलाइज्ड रिएक्शन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से काफ़ी फास्ट होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आर बनाता है, जबकि अगर एंजाइम को साथ में लिया जाए तो वहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड बनता है, ठीक है। फिर हमने देखा कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर प्रोडक्ट ने कम एनर्जी रिलीज़ करी, उसके पास एनर्जी ज़्यादा बची हुई है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी से ज़्यादा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। कम एनर्जी रिलीज़ करी मतलब सबस्ट्रेट को फिर से एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। ओके, अगर हम लोगों ने देखा कि जो सब प्रोडक्ट ने एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर दी तो बची हुई एनर्जी उसके पास कम है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी तो हमें सबस्ट्रेट को अलग से एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, ऐसी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम के मॉडल क्या हैं, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल और एंजाइम का क्लासिफिकेशन। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग एंजाइम का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें उसके बाद जो NCERT के टेबल्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।